मुगल इतिहास में कई शक्तिशाली शासकों और सेनापतियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना औपचारिक रूप से सिंहासन पर बैठे हुए भी सत्ता और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। ऐसा ही एक प्रभावशाली नाम है नूरजहां। वो केवल एक सम्राट की पत्नी नहीं थी, बल्कि उन्होंने मुगल एम्पायर की राजनीति, प्रशासन और दरबारी व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नूरजहां का जन्म 1577 के आसपास एक फारसी परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। उनके पिता मिर्जा घियास बेग एक शिक्षित और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जो फारस से भारत आए थे। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उन्होंने मुगल प्रशासन में स्थान प्राप्त किया और धीरे धीरे उनका परिवार दरबार में प्रतिष्ठित हो गया। मेहरुन्निसा का जीवन प्रारंभ में सामान्य था, लेकिन उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व ने उन्हें दरबार में विशिष्ट बना दिया। उनकी पहली शादी एक मुगल अधिकारी शेर अफगान खान से हुई थी, जो बंगाल में तैनात थे। कुछ वर्षों बाद राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनकी मृत्यु हो गई और मेहरुन्निसा विधवा हो गईं। इसके बाद उनका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचा। 1611 में मुगल सम्राट जहांगीर ने उनसे विवाह किया। विवाह के बाद मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है दुनिया की रोशनी। ये नाम केवल सम्मान का प्रतीक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे उनके प्रभाव का भी संकेत बनने लगा। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। जहांगीर कला, साहित्य और सौंदर्य के प्रेमी थे, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में उनकी रुचि अपेक्षाकृत कम थी। इस स्थिति में नूरजहां ने दरबार की राजनीति और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। समय के साथ नूरजहां ने दरबार में एक मजबूत राजनीतिक समूह तैयार किया। इस समूह में उनके पिता मिर्जा घियास बेग और उनके भाई आसफ खान भी शामिल थे। इस परिवार ने मुगल प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लिए और धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। इतिहासकारों के अनुसार नूरजहां का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि कई महत्वपूर्ण निर्णय उनके परामर्श से लिए जाने लगे। कुछ मामलों में तो ये भी कहा जाता है कि मुगल शासन के कई आदेश और निर्णय सीधे उनके प्रभाव में जारी होते थे। उनकी शक्ति का एक प्रतीक ये भी था कि उनके नाम से सिक्के जारी किए गए। मुगल इतिहास में ये अत्यंत दुर्लभ घटना थी, क्योंकि सामान्यतः सिक्कों पर केवल सम्राट का नाम होता था। नूरजहां के नाम का सिक्कों पर होना ये दर्शाता है कि उनका राजनीतिक प्रभाव कितना व्यापक हो चुका था। इसके अतिरिक्त नूरजहां ने कला, वास्तुकला और संस्कृति को भी प्रोत्साहन दिया। उनके संरक्षण में कई सुंदर इमारतें और बाग बनाए गए। मुगल दरबार की कला और फैशन पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार नूरजहां केवल एक रानी नहीं थीं, बल्कि वे मुगल साम्राज्य की राजनीति और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुकी थीं। उनका व्यक्तित्व ये दिखाता है कि उस समय भी एक महिला अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर सत्ता के केंद्र तक पहुंच सकती थी। समय के साथ नूरजहां का प्रभाव मुगल दरबार में इतना बढ़ चुका था कि वे केवल प्रशासनिक निर्णयों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि साम्राज्य की सबसे संवेदनशील राजनीतिक समस्या उत्तराधिकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। मुगल परंपरा में ये स्पष्ट नियम नहीं था कि सम्राट के बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा, इसलिए हर बार सिंहासन के लिए राजकुमारों के बीच संघर्ष की संभावना बनी रहती थी। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो गया था। सम्राट की आयु बढ़ रही थी और उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी थी। ऐसी स्थिति में दरबार के विभिन्न गुट ये सोचने लगे थे कि अगला सम्राट कौन होगा। नूरजहां ने इस परिस्थिति को बहुत सावधानी से समझा। वे जानती थीं कि यदि उनके समर्थक को सत्ता मिलती है तो उनका प्रभाव बना रहेगा। इसलिए उन्होंने उत्तराधिकार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। जहांगीर के पुत्रों में कई राजकुमार थे, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय थे शाहजहां, जिन्हें उस समय प्रिंस खुर्रम के नाम से जाना जाता था। वे एक सक्षम सेनापति और महत्वाकांक्षी राजकुमार थे। कई दरबारी अधिकारी भी उनका समर्थन करते थे, लेकिन नूरजहां की योजना कुछ अलग थी। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के एक अन्य पुत्र शहरयार मिर्जा से करवा दिया। इस विवाह के माध्यम से उन्होंने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि यदि शहरयार सम्राट बनते हैं तो वे स्वयं सत्ता के केंद्र में बनी रह सकेंगी। ये निर्णय मुगल दरबार की राजनीति को और अधिक जटिल बना गया। अब दरबार में दो प्रमुख गुट बन चुके थे, एक वो जो प्रिंस खुर्रम का समर्थन करता था और दूसरा वो जो नूरजहां के प्रभाव में शहरयार का समर्थन कर रहा था।
इस संघर्ष के कारण धीरे धीरे प्रिंस खुर्रम और नूरजहां के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। कुछ समय बाद खुर्रम ने अपने समर्थकों के साथ विद्रोह भी कर दिया। ये विद्रोह मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि अब सत्ता के लिए संघर्ष खुलकर सामने आ गया था। इस दौरान नूरजहां ने अपनी राजनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने दरबार के कई अधिकारियों और सेनापतियों को अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था कि जब उत्तराधिकार का अंतिम निर्णय हो, तब उनका प्रभाव निर्णायक साबित हो। हालांकि ये संघर्ष केवल दरबार की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, इसका प्रभाव पूरे साम्राज्य की स्थिरता पर भी पड़ने लगा था। कई प्रांतों में प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए और सेनाओं को भी इस संघर्ष में शामिल होना पड़ा। इस समय मुगल दरबार की राजनीति अत्यंत जटिल और अनिश्चित हो चुकी थी। हर गुट अपने हितों के अनुसार रणनीति बना रहा था। नूरजहां की स्थिति अभी भी मजबूत थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि आने वाले समय में सत्ता का संतुलन बदल सकता है। इस प्रकार जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में नूरजहां की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। वे केवल एक प्रभावशाली रानी नहीं रहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष की प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी बन गईं। मुगल साम्राज्य की राजनीति में नूरजहां का प्रभाव कई वर्षों तक बना रहा, लेकिन सत्ता की वास्तविक परीक्षा उस समय आई जब जहांगीर के जीवन का अंतिम चरण शुरू हुआ। सम्राट की आयु बढ़ चुकी थी और उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने लगी थी। ऐसी स्थिति में मुगल दरबार में उत्तराधिकार का प्रश्न अत्यंत गंभीर बन गया था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। ये घटना मुगल साम्राज्य की राजनीति में एक बड़ा मोड़ थी। जैसे ही सम्राट की मृत्यु की खबर फैली, दरबार के विभिन्न गुट तुरंत सक्रिय हो गए। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि सत्ता के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। नूरजहां ने तुरंत अपनी योजना को लागू करने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था कि उनके दामाद शहरयार मिर्जा को सिंहासन पर बैठाया जाए। यदि ऐसा हो जाता तो नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव संभवतः पहले की तरह बना रहता। लेकिन इस समय दरबार में एक और शक्तिशाली व्यक्ति सक्रिय हो चुका था, उनके ही भाई आसफ खां। आसफ खां ने स्थिति का सावधानी से मूल्यांकन किया और ये समझ लिया कि वास्तविक शक्ति उस राजकुमार के पास है जो सैन्य और राजनीतिक रूप से अधिक मजबूत है। इसलिए आसफ खां ने नूरजहां की योजना का समर्थन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उस राजकुमार का समर्थन करने का निर्णय लिया जो बाद में मुगल इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक बनने वाला था, शाहजहां। आसफ खां ने तेजी से कार्यवाही करते हुए दरबार के कई प्रमुख अधिकारियों और सेनापतियों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि शहरयार की शक्ति सीमित रहे और सिंहासन पर शाहजहां का अधिकार स्थापित हो सके। कुछ समय के लिए शहरयार ने स्वयं को सम्राट घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। आसफ खां और शाहजहां के समर्थकों ने जल्द ही इस चुनौती को समाप्त कर दिया और अंततः शहरयार को पराजित कर दिया गया और मुगल सिंहासन पर शाहजहां का अधिकार स्थापित हो गया। इस घटना के साथ ही नूरजहां की राजनीतिक शक्ति का अंत हो गया। जिस महिला ने कई वर्षों तक मुगल दरबार की राजनीति को प्रभावित किया था, वो अब सत्ता से दूर हो गईं। उन्होंने सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया और अपने जीवन के शेष वर्ष अपेक्षाकृत शांत वातावरण में बिताए। नूरजहां ने लाहौर के पास अपना निवास बनाया और वहीं अपने अंतिम वर्षों को बिताया। उन्होंने अपने पिता के सम्मान में एक सुंदर मकबरे के निर्माण में भी योगदान दिया। ये मकबरा टूम्ब ऑफ एतमादुद्दौला की वास्तुकला परंपरा से जुड़ा हुआ था और मुगल कला के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। 1645 में नूरजहां का निधन हो गया, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी कहानी मुगल इतिहास में हमेशा याद की जाती रहीं। वे उन दुर्लभ महिलाओं में से थीं जिन्होंने उस समय के पुरुष प्रधान राजनीतिक वातावरण में भी सत्ता के केंद्र तक पहुंचकर अपनी पहचान बनाई थी। नूरजहां की भूमिका केवल एक सम्राट की पत्नी की भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये दिखाया कि राजनीतिक समझ, कूटनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो, इतिहास की दिशा को प्रभावित कर सकता है।